हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम अपनी लेबर सीरीज का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आने वाले ईपीएफओ के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एक्ट को क्यों लाया गया। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एस्टेब्लिशमेंट जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपना हायर करता है, तो उनकी सर्विस कंडीशन क्या रहेंगी, ठीक है, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या रहेंगी, उनके ऑपरेशन और प्रोसेस क्या रहेगा, उसे रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, ताकि जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉय या फिर जो भी एस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर को थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर हायर करे, तो उसकी सर्विस कंडीशन जो है उसे रेगुलेट किया जा सके। So main objectives of this act to regulate the employment of contract labor in certain establishment and to provide for its abolition in certain circumstances. ठीक है, the aim to regulate the condition of service of contract worker employed by contractor who is engaged by a principal employer, and it powers the appropriate government to prohibit employment of contract labor in certain process operation and other works in any establishment if it deemed fit। ठीक, तो इसका सेम मेन मतलब यही था कि जो भी वर्किंग कंडीशन है उसे रेगुलेट करना या फिर कोई भी वर्किंग कंडीशन को प्रॉफिट करना, यही काम है इस एक्ट का। ठीक है, तो जो भी वर्किंग कंडीशन होंगी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की, वो इस एक्ट के थ्रू ही देखी जाएंगी। अब पहली बात देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर किसे कहा जाएगा। तो जो भी वर्कर थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहा जाएगा। A worker is deemed to be employed as contract labor or in connection with the work of a establishment when they are hired by or through a contractor. They can be occur with or without knowledge of principal employer and they may paid or unpaid। ठीक है, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर और या लगाया गया है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहा जाएगा, चाहे किसी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को उसके बारे में पता हो चाहे ना पता हो, चाहे वो पेड हो चाहे अनपेड, उससे मतलब नहीं है। अगर वो हायर किया गया है एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू तो उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहा जाएगा। तो ये डेफिनेशन है आपकी इस एक्ट में। अच्छा, हमें पता है कि ये जो एक्ट है आपका, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इसे अब मर्ज कर दिया गया है ओएसएच कोड के साथ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्कमेंट कंडीशन कोड के साथ। तो इस कोड में डेफिनेशन थोड़ी जो है अलग कर दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंक्लूड वर्कर एंगेज थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट। दिस इंक्लूड माइग्रेंट वर्कर एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉय ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। मतलब अब क्या है कि माइग्रेंट वर्कर और पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये वर्कर भी जो अब है एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऐड कर दिए गए हैं इस डेफिनेशन में। और थोड़ा सा नैरो डाउन भी किया है डेफिनेशन को, इसमें से कुछ लोगों को हटाया भी गया है। पहले क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्टर के पास, देखिए कॉन्ट्रैक्टर है, उसने अपने खुद के भी जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखे हुए हैं, जो उसने वो परमानेंट तौर पर रखे हुए हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पास लेबर रखे हुए हैं, जो वर्कर रखे हुए हैं, वो परमानेंट हैं। और मान लीजिए उसने परमानेंट वर्कर रखे हुए हैं और उन्हें वो सोशल सिक्योरिटी देता है, वेलफेयर बेनिफिट देता है, इंक्रीमेंट देता है, और ठीक है उनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हैं। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टर के परमानेंट वर्कर हो गए, तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेबर में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर के जो परमानेंट वर्कर होंगे उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेबर में नहीं गिना जाएगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता था, पहले जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेबर में गिना जाता था तो वो यहाँ भी फायदा लेते थे और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास जो कंडीशन होती थी वहां भी फायदा लेते थे। इसलिए अब इन्हें हटा दिया गया है। जो परमानेंट वर्कर हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर के परमानेंट वर्कर हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में नहीं गिने जाएंगे। It does not include who are regularly employed by a contractor for activity of establishment and who employed is governed by mutual accept condition of employment, periodic increment, social security coverage and other welfare benefit as applicable law। ठीक है, तो ये अब नई डेफिनेशन है ओएसएच एक्ट के अंदर। ठीक है, पुरानी डेफिनेशन में तो सब इंक्लूड थे। अब कॉन्ट्रैक्टर किसे कहेंगे हम लोग। कॉन्ट्रैक्टर वो इंसान होगा जो भी इंडस्ट्री उसे काम देगी वो उसे पूरा कराएगा और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई करेगा। ठीक है, इज अ पर्सन हु अंडरटेक एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट एंड other than merely supply of good or article of manufacture
It include a person who supplies contract labor for any work of an establishment and it also include a subcontractor. तो कॉन्ट्रैक्टर वो होगा जो कि ना सिर्फ गुड सप्लाई कराएगा और मैन्युफैक्चर करेगा, आर्टिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोवाइड कराएगा, लेकिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई कराएगा और साथ ही साथ उनने जो भी उन्हें काम दिया है उस काम को पूरा करके देगा। मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया कि क्लीनिंग का काम दिया गया तो उसे पूरा काम क्लीनिंग का करना होगा अपने लेबर्स लाके, और जो भी गुड लगेगा, जो भी गुड्स की सप्लाई लगेगी उन वो भी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है? और मान लीजिए कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया है किसी इंडस्ट्री में कि आपको क्लीनिंग करनी है और पेंटिंग करनी है। तो क्लीनिंग का वो काम वो खुद कर रहा है, ठीक है? उसे क्लीनिंग करनी है और पेंटिंग करनी है, ठीक है? तो क्लीनिंग का काम तो वो खुद कर रहा है, लेकिन पेंटिंग का काम उसने किसी तीसरे आदमी को दे दिया, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया उसका, ठीक है? तो वो सब कॉन्ट्रैक्टर में भी आएगा, वो उसका सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने उसे हायर किया है, ठीक है? एस्टेब्लिशमेंट क्या होगा? जहां भी कोई बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग चल रही होगी उसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, ठीक है? This means an office, department and of a department of a government or a local authority of any place where industry, trade, business, manufacture or occupation is carried. जहाँ पे कोई इंडस्ट्री, ट्रेड या बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही है उसे एस्टेब्लिशमेंट कहेंगे। क्या क्या हो सकता है उसमें? माइंस, रेलवेज, ट्रामवे, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ठीक है, सिमिलर कुछ भी एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है फिर उसके आगे। चलिए आगे चलते हैं। ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा और एक एक्ट कहाँ कहाँ लगेगा? ठीक है, तो ये एक्ट होल ऑफ इंडिया लगेगा, है ना? और every establishment in which 20 or more workers are employed as a contract labor on any day preceding 12 month, जहां भी किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में अगर 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं तो वहां के जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसकी कंडीशन और रेगुलेशन इस एक्ट के अंदर आएगी, ठीक है? तो वहां पर ये एक्ट लगेगा। अगर 20 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर वहां पर काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में तो ये एक्ट अप्लीकेबल होगा। ये एक्ट अप्लीकेबल कहाँ कहाँ नहीं होगा वो भी देख लेते हैं। कहाँ नहीं होगा? इंटरमीडिएट और कैजुअल नेचर का जो वर्क है वहां पर नहीं होगा। इंटरमीडिएट और कैजुअल नेचर का वर्क वो वर्क होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, थोड़े समय के लिए होते हैं या फिर कभी कभी उनकी जरूरत होती है, ठीक है। इफ द वर्क परफॉर्म एक्सीड 120 डेज इन अ ईयर इट नॉट डीम्ड टू बी अ इंटरमीडिएट और कैजुअल नेचर। अगर कोई भी काम किया जा रहा है एक साल के अंदर और वो 120 दिन से ज्यादा किया जा रहा है तो वो इंटरमीडिएट और कैजुअल नेचर का नहीं होगा, ठीक है। अगर 120 दिन से कम किया जा रहा है तभी उसे इंटरमीडिएट और कैजुअल नेचर का कहा जाएगा, ठीक है। इंटरमीडिएट कैजुअल नेचर के वर्क एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम है या कोई रिपेयरिंग का काम है जो 10 दिन 15 दिन या हफ्ते भर में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर आएंगे उन्हें इस एक्ट के अंदर नहीं रखा जाएगा, ठीक है, उन्हें इस एक्ट के अंदर नहीं रखा जाएगा। अब जो नया कोड आ गया है हम लोग का ओएसएच कोड, उसमें ये कंडीशन चेंज कर दी गई है। पहले 20 वर्कर से अगर ज्यादा 20 वर्कर से ज्यादा काम कर रहे हैं तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो एक्ट है वो लगता था, लेकिन अब इसकी कंडीशन 50 वर्कर कर दी गई है। मतलब अगर आपके यहाँ 50 वर्कर से काम काम कर रहे हैं तो वहां ये एक्ट नहीं लगेगा। मतलब आप अब ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ ना कि आप अब जो है ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख सकते हैं विदाउट दिस एक्ट। पहले 20 कंडीशन थी, अब ये 50 कर दी गई नए कोड के अंदर। अच्छा, दो बॉडी आती है इसके अंदर, एक आती है सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी और एक आती है स्टेट एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। तो पहली सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसका काम क्या होता है? एडवाइस देना, ठीक है। रूल एंड रेगुलेशन जो भी इस एक्ट के हैं, रूल एंड रेगुलेशन एंड प्रोविजन जो भी इस एक्ट के हैं उस पर एडवाइस देना, है ना। और किसी इंडस्ट्री में जो है उनकी वर्कर्स की जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वर्कर्स की है उनकी कंडीशन पे भी एडवाइस देना, इसका ये काम रहता है, ठीक है। एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर अराइजिंग ऑफ एक्ट आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। कौन कौन होता है इस बॉडी में? इस बोर्ड में चेयरमैन होता है, चीफ लेबर कमिश्नर होता है जो इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, और इसके मेंबर्स होते हैं जो कि 17 से कम होने चाहिए और 11 से ज्यादा होने चाहिए। मतलब 11 से और 17 के बीच में इसके मेंबर होंगे, ठीक है, इस बॉडी के। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देगी इस एक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देगी। दूसरी बॉडी है स्टेट एडवाइजरी बॉडी। ये सेम हम लोगों ने सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी पढ़ी थी, वही उसका इसका भी वही काम है।
ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और ये स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देगी। इसकी बॉडी में कौन कौन होता है? एक है चेयरमैन, एक है लेबर कमिश्नर और 11 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 9 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए, मतलब 9 से 11 के बीच में इसमें मेंबर होने चाहिए। इस बोर्ड में 11 से 9 के बीच में मेंबर होने चाहिए। तो ये दोनों हमने बॉडी देख ली, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। पहली बात, रजिस्टरिंग ऑफिसर होता क्या है? ये गवर्नमेंट अप्लाई बनाती है रजिस्टरिंग ऑफिसर। इसका काम क्या होता है कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट जो अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखता है, जो भी अपने इस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबरों को काम पे रखती है, उसे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पे अपना आपको रजिस्टर कराना होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम देने से पहले आपको रजिस्टर कराना होगा यहाँ पर जाके। The appropriate government appoint one or more registering officer. Every establishment to which act applies shall register with the registering officer. ठीक है, जिस भी एस्टेब्लिशमेंट को कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम पर रखना है उसे यहाँ पर रजिस्टर कराना होगा। नो एस्टेब्लिशमेंट शैल एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर विदाउट ऑब्टेनिंग सच रजिस्ट्रेशन। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट बिना रजिस्ट्रेशन के कॉन्ट्रैक्ट लेबर को काम पर नहीं रख सकती। इफ रजिस्ट्रेशन इज रिवोक्ड और कैंसिल्ड, द एस्टेब्लिशमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, the appropriate government may, by notification in an official gazette, prohibit the employment of contract labor in any process, operation or other work and in establishment। ठीक है, तो और ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर है, वो अपने नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एम्प्लॉयमेंट है उसे रोक सकती है, उसका ऑपरेशन रोक सकती है, उनकी भर्ती रोक सकती है, उन्हें वहाँ काम करने से रोक सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ इनका लेबरों का काम करना सही नहीं है, तो वो रोक सकती है। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, इसके सेक्शन 10 में दिया हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एम्प्लॉयमेंट है किसी भी इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट में, उस पर रोक लगा सकती है। मतलब किसी भी इंडस्ट्री या एस्टेब्लिशमेंट को रोक लगा सकती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम नहीं करा पाए। ठीक है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन एनी प्रोसेस ऑपरेशन और other work in any establishment after the consultation with the central advisory body and state advisory body as applicable। मान लीजिए कोई सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी या स्टेट एडवाइजरी बॉडी गवर्नमेंट को कहती है कि जो एक कोई एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो भी इसमें प्रोविज़न है, एक्ट्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे बैठ नहीं रहे हैं, या वर्किंग कंडीशन उनकी सही नहीं है, या कॉन्ट्रैक्ट लेबर का यहाँ गलत यूज़ किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट जो है उस एस्टेब्लिशमेंट पर रोक लगा सकती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने से। ठीक है, फिर वो एस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम नहीं करा पाएगी और उन्हें नहीं रख पाएगी। लेकिन कौन कौन से फैक्टर होंगे जिन्हें पहले वो देखेगी कि इसमें क्यों रोक लगाई जाए? मान लीजिए कंडीशन ऑफ वर्क एंड बेनिफिट प्रोवाइडेड टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर आर नॉट प्रॉपर। जो कंडीशन ऑफ वर्क है लेबर्स की, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखे हैं और जो उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, वो प्रॉपर नहीं है। इस कंडीशन में रोक लगा सकती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एम्प्लॉयमेंट में। या फिर मान लीजिए वेदर द प्रोसेस इज पेरिनियल और परमानेंट विच शुड बी डन बाय परमानेंट वर्कर। कुछ वर्क काम होते हैं जो परमानेंट नेचर के होते हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और जो परमानेंट नेचर के वर्क होंगे तो वो परमानेंट वर्कर ही को करने चाहिए। जो रेगुलर वर्कर है वो उसी को करने चाहिए। वो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर से नहीं करा सकते परमानेंट नेचर के वर्क। ठीक है, क्योंकि वो उसी चीज की इंडस्ट्री है, तो उसके लिए आपको रेगुलर वर्कर और परमानेंट वर्कर रखने होंगे, ना कि आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रख लें। क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्री है जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को रख लेती है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रख लेती है, और उन्हें तनख्वाह कम देनी होती है, उनके लिए लायबिलिटी कम होती है, इसलिए वो रख लेती है। वेदर इट इज नेसेसरी फॉर द एस्टेब्लिशमेंट मीन्स अ कोर एक्टिविटी डन बाय परमानेंट वर्कर। अगर मान लीजिए कोई नेसेसरी एक्टिविटी है, ठीक है, या फिर कोई कोर एक्टिविटी है, तो जो कोर एक्टिविटी होगी वो परमानेंट वर्कर ही करेगा, ना कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं एम्प्लॉय कर सकते और गवर्नमेंट उस पर रोक लगा सकती है। ठीक है, एंड इट कैन बी डन बाय रेगुलर वर्कर। जो काम रेगुलर वर्कर से कराया जा सकता है, अगर आप उस वर्क को आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर से कराएंगे तो भी गवर्नमेंट जो है आप पे रोक लगा देगी, उस एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री पर रोक लगा देगी कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम कराने पे। तो इन कंडीशन को देखेगी किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर से पर रोक लगाने के लिए।
अब आ गया है लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रखता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को रखने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना होगा। और कब लेना होगा? जब भी उसके पास 20 से ज़्यादा वर्कर होंगे। एवरी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय 20 और मोर वर्कर मस्ट ऑब्टेन अ लाइसेंस अंडर दिस एक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने के लिए एक लाइसेंस लेना होगा, और मान लीजिए उसका 20 से ज़्यादा लोग हैं तो उसे लाइसेंस लेना ही लेना होगा। 20 से कम है तो लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। लाइसेंसिंग ऑफिसर कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग एवरी एप्लीकेशन ऑफ अ लाइसेंस। लाइसेंस मस्ट बी रिन्यूड periodically and it subject to conditions such as welfare facilities, wage, payment compliance and observation of working condition। होता क्या है, जो भी लाइसेंसिंग ऑफिसर जो लाइसेंस देगा इसमें कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, वो पहले उसके इन्वेस्टिगेशन करेगा, और जो भी लाइसेंस दिया जाएगा वो रिन्यू होगा पीरियडिकली। मतलब हो सकता है 1 साल का दिया जाए या 2 साल का दिया जाए, उसे पीरियडिकली रिन्यू होगा। और उसे रिन्यू करने से पहले जो लाइसेंसिंग ऑफिसर है वो क्या क्या देखेगा? वेलफेयर एक्टिविटीज देखेगा, वेज पेमेंट कंप्लायंस देखेगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्किंग कंडीशन देखेगा। वो मतलब ये सब देखेगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को उन्हें वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है, उन्हें टाइम पे वेजेस दे रहा है, उनके वर्किंग कंडीशन सही है। सारी चीजें देखने के बाद ही वो उसका लाइसेंस रिन्यू करेगा या लाइसेंस देगा उसे। ठीक है, मान लीजिए उसे कुछ लाइसेंसिंग ऑफिसर को लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो अपने वर्कर्स को, अपने लेबर्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को सही से रख नहीं रहा है, उन्हें टाइम पे वेजेस नहीं दे रहा है, उन्हें जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं दे रहा है, तो इन दैट कंडीशन वो उसे लाइसेंस नहीं देगा। ठीक है, और लाइसेंस ऑफिसर में रिवोक और सस्पेंड अ लाइसेंस, ठीक, इफ द कंडीशन ऑफ लाइसेंस आर वायलेटेड एंड द ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कंडक्ट एंड कंप्लायंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर है जो टाइम पे वेजेस नहीं देता, या फिर उन्हें वेलफेयर फैसिलिटीज नहीं देता, या फिर उसने कोई भी एक्ट जो है इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन जो है वायलेट किया हो, उस कंडीशन में जो लाइसेंसिंग ऑफिसर है उसका लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, उसका पूरा राइट है सस्पेंड करने का। और उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टर क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्टर ये कर सकता है कि वो 30 दिन के अंदर अपीलेट अथॉरिटी में जाके अपील कर सकता है। उसके जो लाइसेंस रिवोक किया गया या उसका लाइसेंस सस्पेंड किया गया, उसके लिए वो अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर अपीलेट अथॉरिटी में। जो भी उसके ऊपर ऑफिसर रहेगा वहां पर जाके 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है कि मेरा जो लाइसेंस है वो गलत सस्पेंड किया गया या गलत तरीके से रिवोक किया गया। वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, तो क्या क्या देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जो है कॉन्ट्रैक्टर रखेगा तो उसे कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी ही होंगी। ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी होंगी? जैसे कैंटीन, ठीक है, खाने की व्यवस्था के लिए, रेस्ट रूम, फर्स्ट एड फैसिलिटीज और ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर नेसेसरी वेलफेयर फैसिलिटीज। तो इस कुछ फैसिलिटीज तो जो है कॉन्ट्रैक्टर को अपने लेबर्स को प्रोवाइड करानी होंगी। अब कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन कब कब प्रोवाइड करानी होंगी। जैसे कैंटीन है, अगर 100 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर है तो उसे कैंटीन प्रोवाइड करानी होगी। रेस्ट रूम और वॉशिंग फैसिलिटीज़, अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर अपने लेबर्स को कहीं रात में लेके काम कर रहा है या रात में कहीं रुकना हो पड़ा, तो उस टाइम उसे रेस्ट रूम या वॉशिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी होंगी। आर मैंडेटरी वेयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर आर रिक्वायर्ड टू हॉल्ट एट नाइट। ठीक है, जहाँ भी रात में रुक के काम हो रहा है वहाँ पर रेस्ट रूम और वॉशिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी होंगी। If the contractor failed to provide these amenities within the specific time, the principal employer shall provide them to the contract labor। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है, कॉन्ट्रैक्टर है, अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को ये सब फैसिलिटीज नहीं दे पाता है, तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जिसने कॉन्ट्रैक्टर को रखा है काम करने के लिए, उसे ये सब फैसिलिटीज देनी होंगी। ठीक है, इन केस कॉन्ट्रैक्टर अगर फैसिलिटीज नहीं दे पा रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को, अपने लेबर्स को नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को वो सारी फैसिलिटीज अब उसके कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को देनी होंगी। और उसका जो पैसा जो भी खर्च किया है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने, जो भी खर्च किया है उसका वो पैसा कॉन्ट्रैक्टर की फीस से काट सकता है, उसके पेमेंट से काट सकता है। ऑल द expense incurred by the principal employer can be recovered from the contractor by deducting amount from payment ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, उसके पेमेंट से वो पैसा काट सकता है, लेकिन उस टाइम तो उसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी होंगी। अच्छा, अब जो नए कोड में थोड़ा चेंज हो गया है। पहले क्या था कि जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी थी
वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी थी कि वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए। अगर वो नहीं प्रोवाइड करा पाता, इन दैट केस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करानी होती थी। लेकिन जो नया कोड आया है उसमें क्या हुआ है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर डाल दी है कि जो भी फैसिलिटीज हैं अब कॉन्ट्रैक्टर नहीं प्रोवाइड कराएगा, अब आपको प्रोवाइड करानी होंगी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को प्रोवाइड करानी होंगी। द responsibility for providing welfare activities, the welfare facilities has been shifted from the contractor to the principal employer directly। ठीक है, पहले ये कॉन्ट्रैक्टर काम हुआ करता था, लेकिन अब नए एक्ट में ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का काम है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपके यहाँ काम कर रहे हैं उन्हें आप सारी वेलफेयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराइए। पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, तो जितना भी पेमेंट ऑफ वेजेस होगा वो कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को करेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है अपने जो लेबर्स उसने रखे हैं, जहाँ जहाँ भी उनसे वो काम करा रहा है वो पेमेंट देगा उन्हें। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, इन केस मान लीजिए कि वो फेल हो जाता है, नहीं दे पाता है, तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है उसका फुल पेमेंट करेगा। और एक बात और, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एक रिप्रेजेंटेटिव भी रखेगा। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट करेगा, एक पर्सन रखेगा जो उस टाइम प्रेजेंट रहेगा जब कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पैसा दे रहा होगा, और वो ये देखेगा कि सारा पैसा सही से दिया गया कि नहीं दिया गया। फिर से समझते हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एक पर्सन रखेगा जो वहां पर प्रेजेंट होगा जब भी कॉन्ट्रैक्टर अपने लेबर्स को पैसा दे रहा होगा, वेज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा होगा, वहां पर रहेगा और देखेगा। ठीक है, सर्टिफाई करेगा, देखेगा कि सारा पैसा दिया गया कि नहीं दिया गया। इन केस नहीं दिया गया तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो बचा हुआ पैसा है वो फुल पेमेंट करेगा, और उसकी वो रिकवरी कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर से, उसके पेमेंट से काट सकता है या फिर उससे लीगली रिकवर कर सकता है। ठीक है, इफ अ कॉन्ट्रैक्टर फेल टू मेक पेमेंट एंड मेक शॉर्ट पेमेंट, द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर shall make full payment and recover the same from the contractor either by deduction from future dues or through legal recovery। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि इन केस पैसा नहीं दे पाता है तो उसे ही पूरा पैसा देना होगा अपने लेबर्स को जो उसने कॉन्ट्रैक्ट पर रखे हैं। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर को जो है दोनों की जिम्मेदारी है कि वो मस्टर रोल, वेज रजिस्टर, एम्प्लॉयमेंट कार्ड और कॉपी ऑफ लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने पास रखें। ठीक है, और जो कि इंस्पेक्टर आके चेक कर सकता है। दिस रिकॉर्ड मस्ट बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय लेबर इंस्पेक्टर। कोई लेबर इंस्पेक्टर आके चेक कर सकता है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं, कितनी वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस है कि नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट के पास उसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें रखनी होंगी। मस्टर रोल क्या होता है, जहाँ पर वर्कर की अटेंडेंस लगती है और वर्कर की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। पेनल्टीज क्या है इस एक्ट के अंदर, मान लीजिए कोई इस एक्ट का प्रोविजन जो है उसे वायलेट करता है, उस कंडीशन में 3 महीने की सजा और 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। अगर वो कंटिन्यूस वायलेशन होता है, मतलब दोबारा उसी को वायलेट करता है, तो 100 रुपये पर डे देना होगा। लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर ने पाया कि यहाँ पर इस एक्ट में कुछ वायलेट हुआ है, ठीक है, और कुछ गलत हुआ है, तो उसे जो अपील है, जो मतलब जो प्रोसीडिंग है, जो इंक्वायरी है, वो 3 महीने के अंदर ही करनी होगी। मतलब 3 महीने के अंदर ही उस पर काम करना होगा। अगर 3 महीने के बाद उस पर शिकायत करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। नो कोर्ट सेल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज बाय द इंस्पेक्टर। ठीक है, इंस्पेक्टर को इंक्वायरी जो है वो 3 महीने में स्टार्ट करनी होगी। 3 महीने के बाद अगर स्टार्ट करता है तो उस पर कार्रवाई नहीं करेगा कोर्ट। ठीक है, तो ये हमने जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो एक्ट था आपका वो पूरा कर लिया है, और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न थे वो भी हमने सारे पूरे कर लिए हैं। तो इसे आप देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।